Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 3.3 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें करना क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास कम से कम कितने हैं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन थर्ड के 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 पार्ट है और हर एक पार्ट समझ लो एक क्वेश्चन के बराबर है। ये नहीं कि 6 पार्ट है तो बहुत छोटा छोटा है, बहुत ही बड़ा बड़ा है। और क्या करना है, इसको अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इस तरह से मैं बताऊंगा एक बार कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा, और जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। बस देखते जाइए और आपको इतना समझ में आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्लियर है? इसका मतलब समझ में नहीं आया ना? नहीं आया तो समझा रहा हूं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहाँ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस जब कहते तो समझ लो कि बड़े में से छोटा माइनस होगा, किसी बड़े नंबर्स में से छोटा क्या नंबर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंस का मतलब। तो यहाँ x माइनस वाई क्या, तो इसका मतलब क्या कि x बड़ा है y छोटा है। क्लियर है? इतना समझ में आया। अब वो हो गया 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे की क्या है 3 टाइम्स है, वो भी बड़े आराम से। तो बड़ा वाला नंबर ही तो दूसरे का 3 टाइम्स होगा, वो भी बड़े आराम से। ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम अपना सही से लिखते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है। तो वो तो था रफ वर्क, लेकिन अब चलेंगे अपना असली वर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। फर्स्ट नंबर x मानना होगा, FIRST, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, एंड सेकेंड नंबर को हमें सपोज करना होगा, क्या सपोज करना होगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ये हो गया x एंड y। और एक चीज और सपोज करना होगा कि जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है, x को हमें बड़ा मानना होगा, लार्जर मानना होगा y से। क्लियर है? अब क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना होगा। तो यहाँ हमें लिखना होगा कि फर्स्ट केस, कौन सा केस, फर्स्ट केस। एकदम आराम से समझिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हमने रफ वर्क में समझ लिया क्या क्या ये कह रहा है, उसके हिसाब से हमने किया कि दो नंबर है तो एक नंबर को हमने x मान लिया, दूसरे नंबर को y, और एक को हमने लार्जर मान लिया x को, और y को उससे छोटा मान लिया। फर्स्ट केस क्या कह रहा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो x को हमने बड़ा माना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 26। इसको हमने सपोज कर लिया। यहाँ पे हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर है वो दूसरे की क्या है, 3 टाइम्स है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? क्वेश्चन फर्स्ट आपने जब किया होगा तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दो इक्वेशन होती है, उसमें किसी एक में से किसी एक वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट किया जाता है। तो यहाँ से देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ फर्स्ट क्या कहते हैं, सेकेंड इक्वेशन से हमें साफ साफ एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3y। अब ये साफ साफ दिया हुआ है, हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा, इसको इसमें पुट कर देंगे, हमारा कुछ ना कुछ y की वैल्यू आराम से आ जाएगी। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू, इसको यहीं पे है तो इसको कह देंगे पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। वो भी बड़े आराम से पुट करेंगे, कोई धांधली वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर x की प्लेस पे क्या करेंगे, 3y, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समझ गए? इतना हो गया। तो 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 13। ये आ गया हमारा इतना, y की वैल्यू क्या आ गई, 13। मतलब सेकंड जो नंबर है वो 13 है। अब फर्स्ट नंबर आ जाएगा आराम से कि नहीं, कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्योंकि x इज इक्वल टू 3y दिया हुआ है। तो जैसे मेरे पास पेज की कमी है तो नीचे करना है या अगले पेज पे करना, लेकिन मैं यहीं बगल में कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 3y दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 13। क्लियर है? x की वैल्यू 13 है, तो x की वैल्यू 13 3 39, 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू ये आ गई। इस तरह से ब्लॉक, आई मीन टू से दैट बॉक्स में आप कर देना, और यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आंसर लिख देना। और बाद में यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आई है, 39,
और ये क्या हो गया है 13। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, वो भी बड़े आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले क्या करा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इतना समझ में आ गया। बस यहाँ पे लेट करना है स्टार्टिंग में, ये थोड़ा सा दिक्कत होगी और केस बनाने में तो आसानी होगी। उसके बाद केस को एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट वाले में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल ली और वाई की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई आराम से। फर्स्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब क्वेश्चन थर्ड का जो सेकंड पार्ट हमारा वो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सबसे पहले आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है ससुरा। तो कोई भी दो एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई भी दो एंगल जिसका सम आप करेंगे अगर 180 आ गया तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं। ठीक है, कोई भी दो एंगल्स आप ले लें, ठीक है, एक्स एंड वाई एंगल आप ले लें, अगर उनका ऐड करने पर, सम करने पर अगर वो 180 डिग्री आ रही है तो उसको आप कह देंगे क्या है, वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको अभी हटा रहा हूं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। तो यहाँ से समझ लो ये एंगल हो गया, समझ लो ये 180 डिग्री ये होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से समझ लो एक एंगल इधर से गया, ठीक है, ये वाला क्या है बड़ा, थोड़ा सा ये छोटा है। तो यहाँ पे कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। तो जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18। क्लियर है ना, समझ गए, यही कहने का इसका मतलब है। तो चलो अब लेट सपोज, यही तो सब हमको करना होता है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे दोनों एंगल्स को, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स और वाई लिया है तो हमें एंगल्स पता ही नहीं ना, पहले एंगल्स पता हो जाए उसके बाद अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट, ठीक है, लेट। तो यहाँ पे हमने क्या लेट किया, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें दोनों एंगल पता नहीं है, पहले तो हमने सपोज करना होगा और यहाँ पे हमें मानना होगा लेट, क्योंकि एक जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो x को हमने ग्रेटर एंगल मान लिया है, y को स्मॉलर। अब जो हमारा केस कह रहा है उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो केस होगा क्या होगा, फर्स्ट केस आप क्या जानते हैं, कुछ जानते पहचानते हैं, नहीं जानते हैं ना। अगर x एंड y को, ये देखो ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, इतना तो जानते हो ना, 180 होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई को ऐड कर दूं तो 180 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कुछ होगा, यहाँ से यहाँ कुछ होगा, तो टोटल अगर ऐड हो जाए तो 180 आ जाएगा। तो फर्स्ट केस यहीं से बनेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। आराम से समझिएगा, एक बार समझेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ, मदारी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एकदम बड़े प्यार से आराम से x प्लस वाई को करोगे 180 बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, जो साफ साफ दिखेगा वही लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड केस पर। सेकेंड केस हमारा क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। तो लार्जर हमने क्या माना है, x को माना है, वो जो छोटा वाला एंगल है उससे कितना ज्यादा है, y प्लस 18 है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्या इक्वेशन। क्लियर है, समझ गए इतना इतना। फर्स्ट वाला तो साफ साफ x प्लस वाई इक्वल टू 180, और दूसरा क्या कह रहा है, इसमें दिया नहीं है लेकिन यही तो दिमाग लगाना है। आप कहेंगे कि और फर्स्ट वाले जो पार्ट था उसमें बताया था दोनों, मतलब क्या कहते हैं, दोनों केस हमें दिया हुआ था लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो आप जब जान गए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन आपको लाना ही होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इस तरह से पहला वाला केस ये हो जाएगा, दिया नहीं है, इसको अपने आप से बनाना है। क्लियर है, और सेकंड क्या है, सेकंड वाला केस दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू, एक्स क्या है, बड़ा एंगल छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, ये लिख दिया। अब आप जानते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में जिस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था वही वाला, कि किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को निकाल करके उसकी वैल्यू दूसरे में पुट कर दें। तो यहाँ से साफ साफ x अपने आप से, इसकी वैल्यू दी हुई है y प्लस 18, इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो इसको हम क्या कहते हैं, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास ब्लू एंड ब्लैक होगा तो यहाँ पे ब्लैक पेन का आप यूज करेंगे,
कि x प्लस वाई इज इक्व टू 180 यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है। और x के प्लेस पे आप लिखेंगे y प्लस 18, इसको इस तरह से ब्रैकेट में, प्लस y इज इक्व टू 180, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, y एंड y, 2y इज इक्व टू 180 माइनस 18, ठीक है, ये भी बड़े आराम से। अब 180 माइनस 18, जल्दी बताओ कितना हुआ, 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, एंड यहाँ पे क्या बचा 7, 7 माइनस 1 6, और ये हो गया 1, 162, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इज इक्व टू 81 डिग्री आ गया आपका, वो भी बड़े आराम से y इज इक्व टू 81। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको लेना है, तो यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे x इज इक्व टू y की वैल्यू आप तो जानते हैं, या y प्लस 18 आप एक बार लिख ही दें, ठीक है। तो x इज इक्व टू y की वैल्यू आ गई 81 प्लस 18, जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ गया x इज इक्व टू 8 एंड 1 9, 8 एंड 1 9, 99 डिग्री ये आ गया, वो भी बड़े आराम से इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप बॉक्स में करके यहाँ पे आंसर, और यहाँ इसके बाद यहाँ पे आंसर, और स्टार्टिंग में यहाँ पे भी आप लिख देंगे। अगर ये ब्लैक से रहेगा, लिखे रहेंगे लेट सपोज, तो ब्लू से कर देना, ब्लू से रहेगा तो ब्लैक से। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई 99, ठीक है, और स्मॉल की क्या आई 81, क्लियर है, समझ गए। कितना सिंपल था, कितना आसान था, बस थोड़ा सा समझना था। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट केस नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको अपने आप से बनाना है, और सेकंड इक्वेशन सेकंड केस दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पर। अब थर्ड वाला हमारा क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, क्लियर है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अभी इस तरह का क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं, तो पीछे जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा है। यहाँ पे भी कहाँ पे गया, ये पेंसिल था, यहाँ पे आप और पीछे आइए 3.1 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल बाई इतना रुपीज। तो इसी के बेस पर, मतलब लगभग क्या पूरी तरीके से इसी के टाइप का ये है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर पीछे वाला आपने किया होगा तो इसको भी आराम से हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या नहीं पता, यहाँ 7 बैट्स दिया हुआ है, कोच कोई है, उसने क्रिकेट, उसके पास क्रिकेट टीम है, तो क्या कह रहा है, वो खरीद रहा है, ठीक है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीद रहा है, तो टोटल रुपया कितना हुआ 3800 हुआ। कुछ देर के बाद शी बाइज 3 बैट और 5 बॉल्स और इसने खरीदे, जो कि पड़ा इसको 1750 रुपये का, क्लियर है। लेकिन हमें ये नहीं पता एक बैट्स का दाम कितना है और एक बॉल्स का दाम कितना है, यही पता करना है। तो एक एक का नहीं पता है, तो इसी को हमें सपोज करना होगा, लेट करना होगा, एक बैट का कॉस्ट और एक बॉल का कॉस्ट। तो चलो लेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आंसर, अब यहाँ पे लिखेंगे लेट। तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, वो भी बड़े आराम से, क्लियर है। ये ना समझ में आएगा तो एक्सरसाइज 3.1 में आप थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, थर्ड या सेकंड वाला जो है देख लीजिएगा, और वो अगर आप देख लेंगे तो ये आपको मतलब हो सकता है कि देखना ही ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक का सपोज कर लिया, लेट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने केस पे। तो फर्स्ट हमारा जो केस है उसको कैसे निपटाएंगे, देख के निपटाएंगे, क्या क्या हमारे पास सबूत हैं, सबूत और गवाहों के मद्देनजर हम देखेंगे। कोच ने क्या किया है, 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं, ठीक है। अगर 7 बैट खरीदे हैं, 7 बैट्स इन्होंने खरीदे हैं, बैट्स का हमने x माना है। अगर एक बैट का दाम x रुपीज है तो 7 बैट का दाम 7 इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। अगर ये हमारे पास 2 पेन है, समझ लो 3 पेन है, सेम समझ लो 3 पेन है। अगर मैंने कहा कि एक पेन का दाम 5 रुपये है, समझ लो 5 रुपये है, अब यहाँ पे x है, तो अगर एक पेन का दाम 5 रुपये है तो 3 पेन आपको खरीदना है, तो 3 इंटू 5 करोगे कि नहीं करोगे। तो इसी तरह से अगर एक बैट का दाम x रुपया है और आपको खरीदना है 7 बैट, तो 7 इंटू एक्स करोगे कि नहीं करोगे, वो भी बड़े आराम से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 7x, और उसके बाद 6 बाल आपको खरीदना, मतलब 6 बाल, तो 6 बाल्स और एक बाल का दाम क्या है y रुपीज। अब टोटल ये दाम हो गया, क्लियर है। और टोटल दाम कितना हुआ है तो हमें पता नहीं है, क्योंकि x एंड y नहीं पता, लेकिन टोटल दाम हमें दिया हुआ, तो टोटल दाम ये हो गया 3800। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, वो भी बड़े आराम से। अब हम चलते अपने क्या सेकेंड
केस पर। फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस हमारा जो बन रहा है, लेटर मतलब कुछ समय बाद, कुछ देर बाद, शी बाइज 3 बैट्स, इसने क्या खरीदा 3 बैट्स, 3 इंटू एक्स हो गया, प्लस 5 बॉल्स 5 इंटू वाई हो गया, इज इक्वल टू 1750, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्लियर है, 2 इक्वेशन हमारा हो गया। अब किसी एक में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालेंगे क्या, एक्स की वैल्यू निकाल करके कर दें अपना काम। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। इसी तरह तो होगा, क्यों माथापच्ची करें, फटाक से इसको इधर किया इधर किया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया ये इक्वेशन थर्ड है। अब ये हो जाएगा पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करना है। क्लियर हो गया, सेकंड में पुट करेंगे, चलो पुट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे यह है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो x के प्लेस पे पुट करना, 3x के प्लेस पे 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 750। क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो करो चलो। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम है ना, तो एलसीएम हम ले लेते हैं तो और अच्छी बात रहेगी। तो इसका तो मल्टीप्लाई होगा 3800 का 3 से मल्टीप्लाई, ये हमारा आ जाएगा 11400 माइनस 6 3 जा 18y, और ये हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो 5 से बन जा 35, वो भी बड़े आराम से y, और डिवाइड बाई 7 होगा। डिवाइड बाई क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, लेकिन 7 को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, चलो एक बार देख ही लो, ये टोटल हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अब इसके आगे क्या होगा, ये होगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, जब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12,250, इतना आ जाएगा, 12,250 आ जाएगा। क्लियर है। इसको y को सॉल्व करेंगे, और जो नंबर से उसको अपने आप से सॉल्व करेंगे। तो 35 माइनस 18 जब होगा तो आपका आएगा ये 17y। ठीक है, जोड़ना घटाना आप करिए, वो भी बड़े आराम से। 12,250 में से अगर हम माइनस करें 14, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 माइनस 245 माइनस 11400, तो हो गया 17y। क्लियर है, 17y इज इक्वल टू, इसमें में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 850 किया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17, इसको डिवाइड कैसे करोगे, तो आप 17 का टेबल आप तो जानते होंगे, तो 17 5 जा जाओगे 85 आता है, 17 5 जा 85, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन 0 बचा। अब 0 को कैंसिल किए, 17 0 जा 0, ये भी 0 आ गया, तो उससे दिक्कत की बात नहीं, 0 बचेगा, तो चाहे 0 इस तरह से लगाओ, चाहे यहाँ पे एक बढ़ा के और यहाँ पर इस तरह से लगा दो। क्लियर है ना। अगर 17 5 जा 85 है, डिवाइड करना तो जानते हो ना, 17 5 जा 85, और जो अलग से आगे जितना 0 बढ़ता है उधर इधर भी बढ़ा दो और इधर भी बढ़ा दो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो तो 0 यहाँ से ऐसा ही पड़ा रहने दो, नीचे उतारोगे तो 17 0 जा 0 इस तरह से आ जाएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बात तो एक ही, चाहे इधर से चाहे उधर से कान पकड़ो, सब बराबर है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 50। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू कहाँ पे गई, यहाँ पे है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। क्लियर है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई क्या 50 डिवाइड बाई 7। समझ गए, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 30, और एक 0 तो अलग है, वैसे ही लगा दिया। क्लियर, डिवाइड बाई 7, तो ये क्या हो गया, जब 3800 में से 300 माइनस करोगे तो ये बचेगा 3500 डिवाइड बाई 7, तो 7 5 जा। क्लियर है, समझ गए, 7 5 35, समझ गए, और ये 00 अपने आप से उधर ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 500।
क्लियर है, दिख रहा है ना, बस दिखे, बस यही सबसे अच्छी बात है। इतना काम हो गया। तो ये थोड़ा सा लंबा था, ये थर्ड वाला जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई रुपीज सपोज किया, लेट किया। फर्स्ट केस में क्या हुआ, 7x + 6y = 3800, और सेकंड केस में 3x + 5y = 1750। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन सेकंड में हमने पुट कर दिया, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, यहाँ से ये आया 7 से, यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया, इस तरह से इक्वेशन बना। y को हमने प्लस माइनस किया तो ये 17y आ गया, अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 850। जब इसको इस तरह से किया तो 17 का टेबल 50 टाइम्स पढ़ेंगे तो 850 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से मिल गई, x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 500। क्लियर है, समझ गए। तो ये तो हमारा मिल गया, और स्टार्टिंग में भी यहाँ पे आप लिख देंगे x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू हमारा है 500, और y का वैल्यू हमारा क्या है, y की वैल्यू हमारी 50 है, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ से ये पता चल गया एक बैट का दाम क्या है 500 रुपया, और एक बॉल का दाम क्या 50 रुपीज़, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझना होगा। द टैक्सी चार्जेस, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन कंसिस्टेंट बनाए रखिए, बढ़िया से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक है, तो इतनी इंग्लिश हो गई, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, तो नहीं आया होगा तो बता रहा हूँ। कह रहा है किसी सिटी का जो चार्ज एक टैक्सी का लिया जाता है वो कुछ इस तरह से है। किस तरह से है ये, अगर आप कहीं पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। इस तरह से यहाँ से अगर आप गए यहाँ पर, ठीक है, ये समझ लो आपका है कितना किलोमीटर, यही इसी को सपोज कर लें, तो समझ लो 10 किलोमीटर आप गए, ठीक है, 10 किलोमीटर गए तो हर एक किलोमीटर का, हर एक मतलब एवरी किलोमीटर का ये कुछ दाम होगा। समझ लो 1 किलोमीटर का इन्होंने क्या लिया, 15 रुपये लिए, और 10 किलोमीटर क्या क्या हो गया, तो 10 × 15 करोगे ना, 15 दाहिए में 150, 150 रुपया हो गया, वो भी बड़े आराम से समझ गए। ये इस तरह से है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हर शहर में होता है कि जितने किलोमीटर जाओगे उसका एक फिक्स रेट होता है, वो आपको देना होगा। लेकिन इसके ऊपर से ये कह रहे हैं फिक्स चार्ज टुगेदर, इसीलिए कह रहे हैं फिक्स चार्ज, इसके ऊपर से कोई टैक्स, मतलब समझ लो एक तरह का ये टैक्स ले रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर आप गए तो उसके हिसाब से हर एक किलोमीटर पे जितना रुपया होता है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज पता नहीं क्या है, उसी चीज को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे दो चीज की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। समझे, फिक्स चार्ज उसके साथ साथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, कि जो डिस्टेंस आप करेंगे उसके साथ साथ, या फिक्स चार्ज के साथ जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसका भी रुपया लेंगे भाई साहब। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक तरह के समझ लो जबरदस्ती ले रहे हैं फिक्स चार्ज जो है टैक्सी का, तो एक तरह का टैक्स मान लो, एक तरह का जबरदस्ती रुपया मान लो। तो जैसे आप 10 किलोमीटर गए तो हर एक किलोमीटर का तो 1 रुपया ही है, तो चाहे यहाँ तक आप जाएँ 5 ही किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 100 किलोमीटर, ठीक है, वो तो चलेगा, हर एक किलोमीटर का वो तो रुपया होगा, तो वो तो हो जाएगा, प्लस उसके अलावा भी ये अलग से रुपया लेंगे भाई साहब, फिक्स चार्ज। तो यही कहने का मतलब है, समझ में आ गया। तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर, जो ये पूछ रहा है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, क्योंकि 1 किलोमीटर का हमें पता नहीं है कि हर एक किलोमीटर के कितना है। यहाँ तो मैंने सपोज कर लिया कि 15 रुपीज़ होगा, ठीक है, तो हर एक किलोमीटर का भी हमें निकालना है, और दूसरा क्या करना है, जो फिक्स चार्ज है इसको भी निकालना है। तो चलो जो जो हम लेट करते हैं, सबसे पहले लेट क्या करेंगे, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, इसको हम सपोज करते हैं, अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट करेंगे। तो हम लेट क्या करेंगे, फिक्स चार्ज हमने मान लिया x रुपीज़ है, और चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज़ है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने 15 रुपये मान लिया है, लेकिन समझ लो 1 किलोमीटर का ये कितना ले रहे हैं, y ले रहे हैं। और जो फिक्स चार्ज है, चाहे जहाँ तक जाएंगे, चाहे यहाँ तक, चाहे यहाँ तक, चाहे यहाँ तक, चाहे जहाँ, तो एक फिक्स चार्ज है x। क्लियर है, समझ गए। टिप समझ लो, टिप या जबरदस्ती का टैक्स समझ लो, जो फिक्स चार्ज ये ले रहे हैं,
क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने केस पर। यहाँ पे दो केस बनेगा। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए द चार्ज पेड इज 105 रुपये। ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए तो 10, ठीक है, 10 किलोमीटर अगर आप गए तो 1 किलोमीटर का कितना दाम है, जल्दी बताओ। 1 किलोमीटर का दाम क्या है, वाई है, वाई हो गया। क्लियर है। और प्लस फिक्स चार्ज, ठीक है, इतना किलोमीटर जाए और एक, यहीं से समझ लो यार, देखो 10 किलोमीटर आप गए और 1 किलोमीटर का कितना है, वाई है। जैसे यहाँ पे मैंने 15 माना था, तो 15 अगर मानोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 10 इंटू वाई और प्लस फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 150। समझ रहे हो ना ये बात को, कि 10 और 1 किलोमीटर का कितना है, हमें अगर 1 किलोमीटर का पता चल गया तो टोटल हमें इतना रुपया पता चल गया, तो वो टोटल हो गया। और प्लस फिक्स चार्ज भी लेंगे जबरदस्ती, तो टोटल मिला के कितना हुआ, चार्ज पेड जो 105 रुपये, तो ये हो गया 105, 105 ही है ना, हाँ 105 हो गया। क्लियर है, आप समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10y प्लस फिक्स चार्ज जो होगा वो होगा x, तो टोटल मिला के क्या हो गया 105 रुपये। ये बात आपको समझ में आएगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपये। तो यहाँ तो 10y हो गया, लेकिन यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे x प्लस 10y। तो समझने के लिए इसलिए इस तरह से लिखना होगा, लेकिन लिखने के लिए इस तरह से लिखना होगा। तो ये टोटल क्या हो गया 105 रुपये। ठीक है, इस यहाँ पे हम ये करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हम चलते हैं अपने सेकंड इक्वेशन पर, सेकंड केस पर। हमारा जो केस है बड़ा टफ है यार, ये सेकंड केस है, इसको कितने आसानी से निपटाएंगे ये सबसे अच्छी बात होती है। अब सेकंड केस क्या बन रहा है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, कोई दूसरी जर्नी रहेगी, कोई दूसरा आदमी रहा होगा या वही आदमी रहा होगा, कभी गया होगा दूसरी बार। जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपये, तो 15 ये हो गया। और वाई है 1 किलोमीटर का, और प्लस फिक्स चार्ज, भाई साहब इनका तो फिक्स चार्ज ही रहता है। एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू कितना टोटल दाम हो गया 155 रुपये। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया आपको। ये हो गया हमारा सेकंड हो गया, वो भी बड़े आराम से समझ गए। अब यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब किसी एक से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दें, अब आगे का काम हो जाएगा। अब ये तो बाद में हम देख ही लेंगे, इनको देख लेंगे, सबको ठोक डालेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। क्लियर है, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया है। इसको हम कहेंगे पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इसको आप पुट करें, तो जब इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आगे ही देख लिया जाए। तो यहाँ पे हम अपना इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, 155 माइनस 15y। क्लियर है, ये हो गया। इसको एक ब्रैकेट में प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 15y प्लस 10y, माइनस 15y प्लस 10y, ये हो गया माइनस का 10 और 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, इतना हो गया। क्लियर है। अब y की वैल्यू ये हो गया माइनस 5y, और ये हमारा क्या आ जाएगा 105 में से अगर हम 155 माइनस करें तो ये हो जाएगा 50 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 हो जाए 5, ये हो गया 10। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 10। क्लियर है, 10 आ गया। 10 क्या आया, क्या बात हो रहा था, 10 रुपीज़ आया है। क्लियर है, यहाँ पे आप y इज इक्वल टू 10 रुपीज़ लिख देंगे, वो भी बड़े आराम से। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई तो x की वैल्यू अपने आप से पता चल जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10 है। तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू 155, तो यह क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 5, तो ये क्या हो गया 5 रुपये आ गया। तो x की वैल्यू जो फिक्स चार्ज ये ले रहे हैं, जो अलग से टैक्स ले रहे हैं, जबरदस्ती फिक्स चार्ज ले रहे हैं, वो क्या है 5 रुपया है। और हर 1 किलोमीटर का जो दाम है वो क्या है 10 रुपया है। ठीक है, पता चल गया ना यहाँ से कि हर 1 किलोमीटर का 10 रुपया ये ले रहे हैं, इनका फिक्स है। क्लियर है।
और जो ये फिक्स चार्ज ले रहे हैं चाहे जहाँ पे जाओ तो वो क्या है 5 रुपया है। समझ गए, बहुत ही आसानी से आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बचा है, एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर जब आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पे प्यार से आप लिख देना एक्स के प्लेस पर 5 रुपये और वाई के प्लेस पर आप लिख देंगे 10 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप आंसर लिख देना और यहाँ पे भी आप आंसर लिख देना। इतना हो गया। अब क्या, अब ये वाला बचा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसको भी लिख दो। चलो क्या आप लिखेंगे, पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इतने से आप समझ में नहीं पा रहे होंगे, तो ये कैसे किया जाएगा। कोई पर्सन है तो एक्स रुपया तो फिक्स चार्ज बच्चे का तो लगेगा ही। ठीक है, एक्स रुपया क्या लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा। अब ये कितने किलोमीटर ये भाई साहब जाना इनको, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर की क्या है, वाई है। ये तो अभी तक क्या है ना, तो इसी तरह से लिखेंगे। एक्स क्या है, फिक्स चार्ज है, प्लस 25 किलोमीटर जाना है 25, और 1 किलोमीटर का क्या है, वाई है। तो एक्स हमारा क्या हमने निकाला है, एक्स हमने निकाला है 5 प्लस 25 और वाई हमने क्या निकाला है 10। क्लियर है, तो ये हो गया 5 प्लस 250 25 इंटू 10, तो ये टोटल क्या हो गया 255 क्या पर्सन टू हैव पे। तो ये कितना हो गया, रुपया हो गया। ये इतना यहाँ से रुपया हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना सिंपल था। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं, अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो इसलिए कितना सिंपल था एक बार फिर से देख लिया जाए। फिक्स चार्ज हमने सपोज किया कहाँ से, कि हमें क्या क्या पता नहीं है। यहीं से फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो क्या क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और उसके बाद साफ साफ यहाँ पूछा भी है कि फिक्स चार्ज क्या है और डिस्टेंस पर किलोमीटर क्या है। तो इसको हमने सपोज किया एक्स एंड वाई। उसके बाद फर्स्ट केस हमारा बन गया, है जो फिक्स चार्ज पहले है उसको हमने लिखा, और प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पर सेकंड केस में x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल करके दूसरा कहाँ गया, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दी। उसके बाद पुट करके अपना y की वैल्यू आ गई, उसके बाद x की वैल्यू आ गई। इतना तो हमारा काम हो गया कि फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपया आ गया, चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपया आ गया। उसके बाद जो लास्ट में उन्होंने पूछा था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाएंगे तो 255 रुपये इनको देना पड़ेगा, वो भी बड़े आराम से विद फिक्स चार्ज। क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। इसमें क्या करना है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. समझ गए क्या कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं कोई भी फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। कब हो जा रहा है, जब 2 ऐड करते हैं और 2 ऐड करते हैं बोथ दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में ये ऐड करते हैं 2 और न्यूमरेटर में ये ऐड करते हैं 2। तो हमें ये हो गया। और सेकंड क्या है, इतना हो गया। इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 5/6। ये हो गया एक, ये हो गया। उसके बाद फाइंड द फ्रैक्शन। तो x एंड y हमने सपोज किया है, ये नहीं अपने आप से मान लिया है। तो x क्या है, न्यूमरेटर हमने सपोज किया, y क्या है, डिनोमिनेटर सपोज किया है। तो 9/9/11 कब हो जा रहा है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं, +2 ऐड कर रहे हैं। और 5/6 कब हो जा रहा है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +3 ऐड कर रहे हैं। तो इतना पता चल गया, थोड़ा सा रफ वर्क। अब चलते हैं अपने असली वर्क पर। हमारा असली वर्क क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लेट करना होता है। ठीक है, अगर लेट नहीं करेंगे तो पूछने वाला पूछेगा आया कहाँ से। तो सबसे पहले लेट किया जाता है। तो मैंने लेट किया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। अब फर्स्ट केस क्या है, मैंने दोनों केस आपको बता दिया था, वही उसी हिसाब से करना है। क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 कब हो जाता है, जब न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो। तो ये हो जा रहे हैं भाई साहब 9/11। क्लियर है, समझ गए ना। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व कर लें इसको, मतलब एक ही न्यूमरेटर के फॉर्म में सिर्फ कर लें, जिससे हमें आसानी होगी। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 11x + 2 इज इक्वल टू 9y + 2। ये हो जाएगा। क्लियर है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11x - 9y इज इक्वल टू आपका आएगा -4। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से आपका बनेगा, समझ गए।
अब हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, और या तो इस तरह से ये फर्स्ट केस मतलब फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से रहेगा, या इसको आप सॉल्व करके सिर्फ एक ही इस फॉर्म में आप कर लें, ये हो गया। सेकंड केस आपका बनेगा, सेकंड केस तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो 1 to 6 पार्ट है क्वेश्चन 3 का, सबसे आसान मुझे यही लगा है, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड केस आपका क्या है, कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में अगर आप 3 ऐड करें, डिनोमिनेटर में अगर आप 3 ऐड करें, तो आपका आंसर आएगा 5/6। क्लियर है, इसको भी वही हिसाब से सॉल्व कर लिया जाए। 6x + 3 इज इक्वल टू 5y + 3, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, आपका आएगा 6x - 5y, ठीक है, इज इक्वल टू -3। क्लियर है, ये हो गया आपका सेकंड। मैंने सिर्फ आपको ये हिंट दे दिया कि यहाँ इस तरह से आप करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, यहाँ से सेकंड मिल गया। आप आगे का काम तो जानते हैं, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दें, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू हम निकालते हैं। आप कोई भी या तो x की निकालिए या y की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद x है, तो x पसंद है, तो यहाँ से हमें निकालेंगे 6x इज इक्वल टू -3 + 5y, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5y प्लस -3 / 6, ठीक है। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्लियर है, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का है, ये हो गया /6। ये इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड, और इसको मैं कहूँगा कि पुट इट इक्वेशन किसमें, क्वेश्चन सेकंड से निकाला है ना, तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें पुट करना होगा, वो भी बड़े आराम से। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख लिया, उसके बाद हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गया 11x के प्लेस पर 5y - 3, क्लियर है, डिवाइड बाई 6 - 9y इज इक्वल टू -4। समझ गए, इतना हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो 11 5 55 -33 और डिवाइड बाई 6 है, क्लियर है। या तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, वही वाला जब एलसीएम निकालोगे, तो 9 × 6 = 54 -54y, ये हो गया इधर से, ये हो गया -4। अब इसके बाद ये हो जाएगा 55y -33 -54y इज इक्वल टू 6 × 4 = 24 -24, क्लियर है। अब y की वैल्यू 55y और -54y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -24 + 33, समझ गए। अब यहाँ से y की वैल्यू प्यार से और दुलार से आ जा रही है, 33 - 24, तो 13 - 4 करोगे तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ 2 - 2 0, ये हो गया 9, समझ गए। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ से आएगी, तो x इज इक्वल टू 5y - 3 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 × 9 - 3 डिवाइड बाई 6, तो 5 9 45 -3 डिवाइड बाई 6, तो 45 - 3 क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 6, 6 48, 6 × 24, 6 × 6 7 42, तो x इज इक्वल टू 7 हमारा आ गया, वो भी बड़े आराम से। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ पे भी लिखेंगे आंसर और बॉक्स में कर देंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे आंसर, ये भी लिख देंगे बॉक्स में। और उसके बाद स्टार्टिंग में अगर ब्लू से है तो क्या कहते हैं, अगर ये ब्लू से आपने लिखा है तो ब्लैक से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमारी आई 7 और y की वैल्यू हमारी आई 9 आ गई, क्लियर है। इसको हमने लिख दिया, हमारा आंसर बहुत ही प्यार से और दुलार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। अब हम चलते हैं अपने 6 पार्ट पर, जो कि है लास्ट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट, ठीक है। इसमें क्या, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his age. 5 years age Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्लियर है। अब ये कहीं सुना सुना जाना पहचाना लग रहा है, हाँ जाना पहचाना लग रहा है। जब आप पीछे पहुंचेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है, 3.1 में आप पहुंचेंगे तो फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का है, सेम टू सेम। अगर आप इसको किए होंगे ना तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? यही काम करना है उसको। अगर आप देख लेंगे, इसको जाके पीछे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी होगी।
हो सकता है इसको देखना भी ना पड़े। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, जैकब क्या कह रहा है, यहाँ विल लगा है, विल का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं तुमसे, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, जैकब कब हो जाएगा, 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो अपने बच्चे से 3 गुना रहेगी। क्लियर है। उसके बाद 5 years एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बच्चे के, अपने सन के 7 times थी। तो व्हाट आर देयर परसेंटेजेस, तो अगर आपको ये ना बताया होता कि व्हाट आर देयर परसेंटेजेस, तब भी आपको एक्स एंड वाई सपोज करना होता कि एक का एज परजेंट एज एक्स मानना होता, एक का मानना होता वाई, क्योंकि परजेंट एज से ही हम कंपेयर करते हैं पीछे और आगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ पूछ लिया है परसेंटेज बताइए, तो चलो हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर एंड परसेंटेज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स हम सपोज करेंगे। क्लियर है। ये तो सपोज कर लिया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जिस तरह से आपका दिमाग कहेगा उससे थोड़ा हटके होगा काम, तो इसलिए बहुत ही दिमाग से इसको काम करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ जैकब एक्स हमने मान लिया है। तो बात कहाँ हो रही है, 5 साल बाद की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो सबसे पहले 5 साल के बाद इन दोनों की एज क्या होगी उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जैकब की एज क्या होगी, जैकब की एज प्रेजेंट टाइम में एक्स है, तो 5 साल के बाद क्या होगी, एक्स प्लस 5 होगी। समझ रहे हो ना, वो भी बड़े आराम से समझना। और 5 साल के बाद उसके बच्चे की एज क्या होगी, अभी क्या है वाई है, तो वाई में 5 years आप ऐड कर दें। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसीसी टू क्वेश्चन, एसीसी टू क्वेश्चन हम चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद जैकब की जो एज है, जैकब की एज क्या है 5 साल के बाद, एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 है जैकब की एज, वो कितना हो जाएगी, 3 times ऑफ हिज सन, 3 times ऑफ हिज सन, ये वाई प्लस 5 के 3 गुना हो जाएगी, वो भी बड़े आराम से यही कह रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो ये वाला आप स्किप कर देंगे, आप सीधे x इज इक्वल टू 3y लिख देंगे। ठीक है, यहीं पे गलती होती है। तो सबसे पहले इसको आपको लिखना होगा। समझ रहे हो ना, कि जैकब की एज जो है वो 5 साल के बाद क्या होगी, उसके और उसका सन, उसके सन की एज क्या होगी 5 साल के बाद, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इतना तो आप कर ले जाओगे ना, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5, आई मीन टू से 15, और इसको इधर उधर करके इतना आपका आ जाएगा आंसर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इतना हो गया, आप कह रहा 5 साल एगो, 5 साल पीछे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 years अगो। 5 years एगो क्या है, जैकब की एज, जैकब एज यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हिज सन एज, इसको भी लिखेंगे। 5 साल पहले की एज क्या रही होगी, प्रेजेंट की एज अगर x है तो x में से 5 माइनस करो। अगर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की है y, तो 5 साल पहले तो 5 माइनस करो ना, तो यह आ गया कि 5 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, x माइनस 5 वाई माइनस 5। इतना हो गया, समझ गए। अब एसीसी टू क्वेश्चन क्या है, एसीसी टू क्वेश्चन, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, आप और ये खूबसूरत लिखना, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। तो एसीसी टू क्वेश्चन क्या है, 5 years देखो जैकब्स एज वाज, जैकब की एज क्या है, x माइनस 5 है, एक कितना थी 7 times, 7 times किसके 7 times, हिज सन, सन की एज क्या थी y माइनस 5, ये हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। समझ गए, ये आ गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। क्लियर है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, वो भी बड़े आराम से। तो समझने वाली बात क्या थी, ये वाली समझने वाली बात थी और ये वाली समझने वाली बात थी। ये अगर दोनों समझ ले तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सही आंसर लाने से। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ गए। परसेंटेज ये हमने सपोज किया है, इस तरह से हमने काम किया। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से, सेकंड इक्वेशन यहाँ से। अब ये दोनों मिल गया है, तो किसी एक से x की वैल्यू हम निकालेंगे, x की या y की वैल्यू। मुझे x पसंद है तो x की वैल्यू मैं निकालूंगा, उसके बाद किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा। तो चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हमारी इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 30
प्लस 7y, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और इसको हम कहेंगे कि पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये है। तो एक्स के प्लेस पे क्या है, -30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये इतना इस तरह से था और ये -3y। अब क्लियर है ना, तो -30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो 7 और -3 करोगे तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, ये हो गया 4y इज इक्वल टू 40, 4 10 जा 40, y की वैल्यू क्या आ गई 10 ईयर्स। इसको भी लिखना ना भूलना, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया हमारा आंसर। एक्स आई मीन टू से दैट y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू हम यहाँ से पता करेंगे। तो x इज इक्वल टू -30 प्लस 7 इंटू 10, ये आ गया -30, 7 10 जा 70, तो x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। क्लियर है, ये आ गया हमारा 40 ईयर्स आंसर। क्लियर है, समझ गए। बाप की जो एज है वो 40 साल है और बेटी की एज क्या है 10 ईयर्स है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक, परसेंटेज एक्स क्या 40 ईयर्स, और इसकी जो परसेंटेज है बच्चे की वो है 10 ईयर्स। तो एकदम सिंपल था, क्लियर है। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे, कभी नहीं किया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसी परेशानी आई थी। तो यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, वो भी बड़े आराम से कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन थर्ड के 6 के 6 पार्ट एकदम बड़े ही स्मूथली तरीके से, बड़े प्यार तरीके से किया है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर थर्ड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।